चलिए, वॉइस वगैरह ठीक है, करें स्टार्ट। आज अपने स्टार्ट करते हैं मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, है ना। अच्छी खासी वेटेज रखता है क्वेश्चन में। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। देखो, सबसे पहले तो अपने सॉइल शब्द पे चलते हैं। जो सॉइल वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से आया हुआ है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से आया हुआ है। और इस शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थ तो फर्श होता है। अर्थ तो क्या है? फर्श होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछ ले है भाई अमित जी यादव। ठीक है, चलिए। तो सॉइल साइंस जो है उसमें सॉइल शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वो फर्श होता है। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, आगे हम जब सोलम की बात करेंगे तो सोलम शब्द का मतलब आपको समझना है, वो मतलब बहुत ज्यादा अपसहित पदार्थ, यानी मतलब हाईली वेदर्ड जो मटेरियल होता है, बहुत अधिक अपसहित पदार्थ जो होता है, बहुत अधिक अपक्षित पदार्थ, जो बहुत ज्यादा अपक्षित हो चुका है। बहुत ज्यादा भी कितना? जिसमें कणों का साइज 2 mm से छोटा हो चुका है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। हाईली वेदर्ड जो मटेरियल होता है, यानी बहुत ज्यादा अपक्षित पदार्थ होता है। भाई मिट्टी को समझना है तो ये शब्द का अर्थ ये ध्यान रखना है। हालांकि अभी तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सॉइल साइंस में जो सॉइल शब्द है वो लैटिन शब्द है और लैटिन के सोलम से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? फर्श होता है। अब सॉइल को बहुत अच्छे से समझना है आपको, हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कम समय में। तो हम क्या है, पहले अर्थ की संरचना की बात करते हैं। देखो, धरती की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो कई सारी विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन धरती की जो उत्पत्ति हुई है, देखो अलग अलग मान्यताएं होती, कुछ मान्यताएं फेल हो जाती है। जैसे अब कुछ मान्यताएं थी कि भाई विष्णु भगवान के शेषनाग पे धरती टिकी हुई थी। कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि भगवान शिव का नंदी बेल है, उसके सिंग पे अर्थी वो धरत है, वो धरती है, वो अर्थ है, वो टिकी हुई थी। तो अब धरती, साइंस इतना आगे पहुंच गया कि धरती के चारों चक्कर लगा लिया, न तो शेषनाग जी के यहाँ टिकी हुई थी, न वो नंदी बेल के सिंग पे टिकी हुई थी। तो ये मान्यताएं थी, लोग मानते थे, है ना। जो थोड़ा सा धार्मिक, देखो आस्तिक होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आस्था सही चीज में होनी चाहिए ना। तो अब अपने धर्म के नाम पे भी तो लोग क्या है, गलत अवधारणाएं पैदा कर देते हैं। तो वो एक गलत अवधारणा थी, वो सही था, वो पढ़े लिखे लोगों की अवधारणा नहीं थी, वो फेंकू प्रकृति के लोग थे, वो उनकी अवधारणाएं थी। अब देखो, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारी अवधारणाएं दी है, और उसी की वजह से आज साइंस है वो इतना आगे पहुंचा है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो वैदिक पद्धति है वो गलत है, वैदिक पद्धति बहुत सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसे ही अपनी तरफ से कल्पना कर ली, तो वो एक मान्यताएं बन गई थी, लेकिन ये मान्यताएं रद्द हो गई। तो हमें बात करनी, कई तरह की मान्यताएं, मान्यताओं पे हमें बात नहीं करनी है, हमें बस उस मान्यता की ध्यान रखना है जो सबसे प्रचलित है। देखो, हाइपोथेसिस या मान्यता या अवधारणा का मतलब ये होता है कि जिसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत नहीं होते इतने कि हम उसको सिद्ध कर दें। अब देखो भाई, धरती कैसे पैदा हुई, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इसके लिए तो मान्यता ही हो सकती है, अवधारणा ही हो सकती है। और उसमें सबसे प्रचलित जो आपकी मान्यता है, अवधारणा है, वो ये है कि धरती एक सूर्य का टुकड़ा था। धरती एक सूर्य का टुकड़ा है जो करोड़ों वर्षों में कुछ ठंडा हुआ है ना, फिर उस पे जीव की उत्पत्ति हुई है जी। अब कुछ ठंडा हुआ है, यानी बाहर से ठंडा हो गया, अंदर से अभी ठंडा नहीं। अभी धरती की संरचना की बात करेंगे, उसमें आपको ये बात है वो समझ में आ जाएगी। धरती की संरचना की बात करेंगे, उसमें आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्या है, समझ में आ जानी है। देखो,
सोयल के शुरू के 4-5 टॉपिक समझने के लिए ये जो आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम धरती की त्रिज्या की बात करें, भाई धरती की त्रिज्या की अगर अपनी बात करें तो अपने पास जब टेक्निकली चीज है तो अपने टेक्निकली ही काम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है धरती गोलाकार न होकर अंडाकार है, तो लो जी अपने अंडाकार बना दी। धरती की जो त्रिज्या मानी जाती है वो 6378 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 6378 किलोमीटर त्रिज्या जो है, ये धरती का त्रिज्या है, रेडिकल है। ठीक है, ये धरती की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। इस धरती के सबसे ऊपरी ऊपर अगर अपने देखें तो ऊपरी ऊपर आपको सबसे पहले अनकंसोल्ड मटेरियल मिलेगा, असंगठित पदार्थ है वो मिलेगा, अनकंसोल्ड मटेरियल, असंगठित पदार्थ। और धरती पर जो असंगठित पदार्थ होता है उसको हम रिगोलित बोलते हैं। तो लिख लेना रिगोलित क्या होता है। मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपके इससे। रिगोलित, अनकंसोल्ड मटेरियल ऑन अर्थ क्रस्ट, धरती की सतह पर जो असंगठित पदार्थ होता है उसको रिगोलित बोलते हैं ना। असंगठित का मतलब जो टुकड़ों में टूटा हुआ है, कणों में टूटा हुआ है, वो रिगोलित है। इस रिगोलित के नीचे आपको क्या मिलेगा? इसके नीचे आपको मिलेगा चट्टाने। अब ये रिगोलित और ये चट्टाने है ना, ये अधात्विक है, मतलब इनमें अधातु क्या है? ज्यादा है जी। इनके अंदर क्या है? अधातु है, वो आपका ज्यादा है। ये अधात्विक चट्टाने हैं, अधात्विक चट्टाने। रिगोलित इनसे ही बना है, इन चट्टानों के टूटने से ही क्या बना है? रिगोलित। तो ये ज्यादातर क्या है जी? अधात्विक है। अधात्विक का मतलब क्या है? इनमें जो अधातु है उसकी मात्रा ज्यादा है। अब इन दोनों को मिलाकर आप बोल देते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट बोले तो आप इन्हें क्या बोल देंगे? भूपपड़ी बोल देते हैं। अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? इन्हें अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलोगे आप? इन्हें अर्थ क्रस्ट बोलोगे। अर्थ क्रस्ट की जो मोटाई है वो लगभग 0 से 100 किलोमीटर के बीच में है। कितनी है? 0 से 100 किलोमीटर। जैसे ये पहाड़ी एरिया, ये मैदानी एरिया है, ये समुद्र तल है। तो पहाड़ी एरिया में तो इसकी मोटाई आपको कितनी मिल जाएगी? 100 किलोमीटर तक मिल जाएगी। और जो समुद्र है वहां पे इसकी मोटाई 0 किलोमीटर ही आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट है जो भूपपड़ी है वो सबसे मोटी कहां पे है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया मनोज कुमार। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो अर्थ क्रस्ट है, भूपपड़ी है, इसकी सबसे ज्यादा जो मोटाई है, सर्वाधिक जो मोटाई है, सर्वाधिक जो मोटाई है, सर्वाधिक जो मोटाई है वो पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और सबसे पतली जो है, सबसे पतली आपको समुद्र तल में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी भाई? समुद्र तल के अंदर है वो आपको सबसे पतला है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो परत है ना, उसमें अधातु की मात्रा क्या है जी? ज्यादा है। अधातु की मात्रा जब तक ज्यादा है ना तब तक भूपपड़ी कहलाएगी। अगर हम इसका एवरेज निकालें, 0 से 100 किलोमीटर का एवरेज, तो एवरेज कितना बैठेगा जी? 50 किलोमीटर बैठेगा। अब आप सोचो कि इस पूरी धरती के आयतन का 1% है वो 63 किलोमीटर है। इस पूरी धरती का आयतन का 1 किलोमीटर कितना होता है? 63%। तो भूपपड़ी पूरी धरती का 1% से भी कम आयतन है। जो भूपपड़ी है वो धरती के कुल आयतन का, धरती के कुल आयतन का 1% से भी क्या है? कम है भाई। पूरी धरती का जो आयतन है ना उसका 1% से भी कम आपको क्या है? भूपपड़ी है वो देखने को मिलेगा। यह चीज कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि जो भूपपड़ी है वो कुल धरती के आयतन का कितना हिस्सा है। अब मैंने कहा जी इसमें अधातु ज्यादा है। अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अगर हम इसके संगठन की बात करें, संगठन यहां लिख लेते हैं, तो भाई इसके संगठन को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो 46.6% है। कितना है? 46.60% है।
उसके बाद हम बात करें सिलिका। सिलिका जो है वो 27.7% है, 70% के आसपास है। ये दोनों ही अधातु है। अगर आप इन दोनों को जोड़ लें भाई, इन दोनों को जोड़ के देख लो आप, लगभग 70% से ऊपर, 70 से 75% के ऊपर तो हिस्सा इनका ही हो जाता है ना। 70% से ऊपर लगभग 6, 7, 6, 13, लगभग क्या है 74% हिस्सा इनसे कवर हो रहा है। 74-75% ये दोनों अधातु है। जब किसी चीज में 50% से ज्यादा अधातु है तो वो अधातुवी कहलाएगी, और 50% से ज्यादा धातु है तो वो धात्विक कहलाएगी। अब धातु और अधातु में कई भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटा सा देसी तरीके से बता देता हूं। जिसमें करंट दौड़े वो धातु है, जिसमें करंट नहीं दौड़े वो क्या है जी, अधातु है। ठीक है, तो इसमें अधातु ज्यादा है। अब तीसरे नंबर पे आपको इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा जी आयरन मिलेगा। आयरन तीसरे नंबर पे आपको सबसे ज्यादा, सॉरी आयरन नहीं, एल्युमिनियम, समझ चाहता हूं मैं। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आपको एल्युमिनियम मिलेगा। एल्युमिनियम कितना है जी, 8.13% है, और आयरन है वो धरती में कितना है जी, 5% है। ये दोनों धातु है, ये दोनों क्या है, धातु है। लेकिन 50% से ऊपर तो अधातु अभी निकल ही चुके हैं। 50% से ऊपर तो अधातु निकल ही चुके हैं, तो ये है तो अधात्विक। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अर्थ क्रस्ट में, भूपपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम। दूसरा कौन सा है जी, लोहा है। दूसरा कौन सा है, लोहा। अब हम बात करें जी कैल्शियम की। कैल्शियम जो धरती में पाया जाता है वो 3.83% पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम चुना धरती के अंदर बहुत है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम कितना होता है, 3.83% है वो आपको कैल्शियम है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो सोडियम भी आपको ठीक देखने को मिलता है। नहीं भाई, कैल्शियम 8.3 नहीं 6.3 लिख लेना, समझ चाहता हूं मैं। 3.63% कैल्शियम देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम सोडियम की बात करें तो सोडियम लगभग आपको 2.83% है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, उसके बाद वाले पूछे जाने के चांसेस नहीं है। हालांकि मैं लिख देता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है लिखने के अंदर। ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी अपने लिख देते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम लगभग 2.59% है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम लगभग 2.09% है। अब जो बच गए, जितने भी बच गए वो सारे के सारे 1.41% के लमसम है। तो ये भूपपड़ी का क्या है, पूरी का पूरा आपका संगठन है। ठीक है, अब भूपपड़ी में क्या है, गौर करिएगा। हमने कहा कि भूपपड़ी है वो कितनी है, 0 से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब देखो, जो भूपपड़ी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ज्यादातर सिलिका प्लस एल्युमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम का ज्यादातर है वो बना हुआ है। अब देखो, कोई भी मिट्टी का कण, आप सोचें कि ये सिर्फ सिलिका का, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी का कण ऐसे परतों से बना होता है। एक परत सिलिका की आ गई, एक एल्युमिनियम की आ गई, है ना, फिर कोई एडजॉर्बेशन लेयर आ गई, फिर वापस सिलिका की, फिर एल्युमिनियम, ऐसे परतों के जमाव से बनते हैं मिट्टी के कण। तो अब अर्थ क्रस्ट में ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अब सिलिका प्लस एल्युमिनियम की अगर आप स्पेलिंग लिखते हैं और सिलिका के पहले 2 अक्षर और एल्युमिनियम के दोनों पहले अक्षर लिखते हो तो ये पढ़ा जाएगा सियाल। क्या पढ़ा जाता है जी, सियाल पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से जो नीचे है, नीचे की परत है भाई, जो भूपपड़ी है उसकी ऊपर की परत ज्यादातर सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी हुई है। नीचे की परत जो है ना वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अगर आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग में सिलिका के पहले 2 अक्षर SI, हालांकि मैग्नीशियम Mg से दर्शाया जाता है लेकिन इसकी स्पेलिंग MEG होती है ना, तो ME लिखे जाएंगे पहले 2 अक्षर। इसको आप पढ़ेंगे तो ये सी में पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, सी में है वो पढ़ा जाएगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, सी में है वो पढ़ा जाएगा। तो भूपपड़ी की ऊपरी परत बनी हुई है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की, जिसे आप क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। और नीचे की परत बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम की, जिसे आप क्या बोलते हैं जी, सीमे बोलते हैं। आप समझ गए होंगे सियाल क्यों बोलते हैं, सीमे क्यों बोलते हैं, मैंने यहां पे साथ साथ में ही एक्सप्लेन है वो कर दिया गया है। देखो भाई, धरती के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग है वो कौन सा, अर्थ क्रस्ट। वापस अपने इस तरफ चलते हैं।
धरती की आउटर मोस्ट लेयर, धरती की सबसे ऊपर वाली परत है वो क्या कहलाती है? भूपपड़ी। भूपपड़ी में एक रिगोलित है और अधात्विक चट्टानें। रिगोलित भी अधात्विक है, इन्हीं अधात्विक चट्टानों के टूटने से रिगोलित बना हुआ है। इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर है। सबसे मोटी परत पहाड़ी क्षेत्रों में, सबसे पतली परत समुद्र तल में देखने को मिलेगी। और जो भूपपड़ी है उसका ऊपर वाला भाग अधिकांश सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ है जिसे सियाल बोलते हैं, और नीचे वाला भाग सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है जिसे सीमे कहा जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर सिलिका प्लस मैग्नीशियम ऊपर की तरफ आ जाता है। कुछ क्षेत्रों में सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो है ना वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। जब ये ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तब आप इसे बेसाल्ट परत बोलेंगे। तब आप इसे क्या बोल देते हैं जी? बेसाल्ट परत है वो कह देते हैं। अगर सीमे परत, देखो सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी सीमे, अगर सीमे परत ऊपर आ जाती है तो उसे बेसाल्ट परत कहीं कहीं देखने को मिलेगी। अदरवाइज भूपपड़ी की ऊपरी परत कौन सी होती है? सियाल, और नीचे वाली परत क्या होती है? सीमे। आपसे पूछ ले सियाल में क्या है, आप बोलोगे सिलिका प्लस एल्युमिनियम ज्यादा है। आपसे पूछ ले सीमे में क्या है, तो आप बोलेंगे सिलिका प्लस मैग्नीशियम की मात्रा है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो धरती की आउटर मोस्ट लेयर ये है। आपके एक छोटा सा टॉपिक भी है भूपपड़ी, और भूपपड़ी इतना सा ही है जो यहां पे अपने क्या है साथ में पूरा हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे क्या होगा जी? इसके नीचे फिर आपको चट्टाने देखने को मिलेगी। चट्टाने शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अभी मामला ठोस चल रहा है। आप इन्हें बाह्य धात्विक चट्टाने बोलते हैं। देखो भूपपड़ी है वो भी कैसा है? ठोस है। यहां लिख देता हूं, भूपपड़ी कैसा है? ठोस है। और यहां पे जो ये बन रहा है ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं बाह्य धात्विक चट्टान। क्या बोलते हैं आप इसे? बाह्य धात्विक चट्टान है बोलते हैं, आउटर मेटल लेयर। ये भी ठोस है, ये भी कैसी है जी? ठोस है। लेकिन बाह्य धात्विक चट्टान ठोस है और जो भूपपड़ी है वो भी ठोस है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है क्योंकि ये धात्विक है, इसमें धातु की मात्रा बढ़ गई है। धातु की मात्रा है वो क्या है? बढ़ गई है। और इसकी जो गहराई है ना वो 200 किलोमीटर तक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है जी? 200 किलोमीटर तक है वो गहराई है। ये 200 किलोमीटर तक गहराई है। इसके बाद की जो परत आएगी ना उसका कमाल सुनिए आप। तो इसके बाद की जो परत है ना वो लिक्विड हो चुकी है, तरल हो चुकी है। ये तरल है, ये तरल है, इसलिए अपने इसको अलग कर दिया। ये आंतरिक धात्विक चट्टान है, ये आंतरिक धात्विक परत है। ये बाह्य धात्विक चट्टान या बाह्य धात्विक परत लिख दें तो ज्यादा ठीक है। ये परत लिख दिया मैं, लेयर्स। अब ये आंतरिक धात्विक परत है, यहां समझिएगा आप अच्छी तरह से। आंतरिक धात्विक परत, आंतरिक धात्विक परत है। ये बाह्य धात्विक परत से अलग क्यों है? क्योंकि ये तरल है। वो कैसे थी? ठोस थी। तो बाह्य धात्विक परत और आंतरिक धात्विक परत में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? अवस्था का है। क्योंकि बाह्य धात्विक परत ठोस है और आंतरिक धात्विक परत है वो कैसी होती है? तरल होती है। अब ठोस कहां तक है? 200 किलोमीटर तक ही है। जो धरती का ठोस है वही क्या कहलाता है? वही लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जी स्थल मंडल। अब स्थल मंडल की गहराई कितनी है? 200 किलोमीटर। इसके बाद स्थल मंडल नहीं कहलाएगा। जो धरती का ठोस है वो स्थल मंडल कहलाएगा। लिथोस्फीयर बराबर क्या है? भूपपड़ी प्लस बाह्य धात्विक परत। भूपपड़ी प्लस बाह्य धात्विक परत जो है उन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं जी? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, और स्थल मंडल का मतलब क्या होता है? जो ठोस है वो स्थल मंडल है, जो सॉलिड है वो क्या है जी? स्थल मंडल है। और सॉलिड आपको भूपपड़ी और बाह्य धात्विक परत, क्योंकि उसके बाद तो लिक्विड है। अब बात है कि ये आंतरिक धात्विक परत लिक्विड क्यों हो गई? अरे भाई पहले तो इसकी गहराई में चलो। इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। कितनी है? 2900 किलोमीटर तक है। धरती में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, और इसका जो तापमान है, इसका जो तापमान है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
आपको ही पता है 1650 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघल जाता है, 17.5 पे प्लेटिनियम पिघल जाता है। तो भाई हर चीज यहां पे क्या हो गई है, तरल हो गई है, क्योंकि तापमान कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ये लिक्विड है। इसके बाद अगली परत में चलें तो अगली परत है आपकी कोर भाग आ जाता है, यानी अंदर की कोर आ जाती है, अंदर का किनारा आ जाता है। तो कोर को भी दो भागों में बांटते हैं। अगला आपका आता है जी बाह्य कोर। मार्कर चेंज, इसका मतलब क्या है जी, लेयर चेंज। ये बाह्य कोर आ गई। अगली जो कोर है वो कौन सी है, बाह्य कोर। और बाह्य कोर की जो गहराई है, बाह्य कोर की जो गहराई है ना, वो 5100 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी, गहराई 5100 किलोमीटर लिखी, 5100 किलोमीटर है। और तापमान की बात करें तो तापमान लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है। देखो 15 मिनट बाद आपको पता लगेगा कि इस चीज पढ़ने का महत्व क्या। एक टॉपिक तो हो गया, इंट्रोडक्शन में ही हो गया है, भूपपड़ी। अभी तो हमने सॉइल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, उससे पहले ही आपका क्या ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो किसी चीज को कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो भाई, फर्क तो पड़ता है इस बात का। चलिए, तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है ना इसका। अब यहां भी स्थिति कैसी होगी, सारी के सारा मामला कैसा हो जाएगा, तरल ही होगा। क्योंकि इतना जब तापमान है तो हर चीज यहां क्या हो जाएगी, तरल हो जाएगी। अब अपने बात करें लास्ट के अंदर, लास्ट ही लास्ट में जो बिल्कुल अंदर का कोर है, ये अंदर की कोर है, आंतरिक कोर बोलेंगे इसे। तो इसकी गहराई तो लिखी हुई है 6378 किलोमीटर है, ये आंतरिक कोर। यहां पे एक बड़ा कमाल का सरप्राइज होगा, ये 6378 किलोमीटर गहराई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दूं मैं। तापमान की बात करें तो तापमान जो लगभग है ना, वो 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर का तापमान है। 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर का तापमान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सॉलिड है। कारण, क्योंकि यहां निकिल और आयरन जैसे सघन धातु है। आपने लोहे को देखा होगा, लोहार उसको बहुत गर्म करता है, बहुत गर्म, उसके बाद भी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, लेकिन वो इतना डेंस है कि वो पिघल के तो चलता ही नहीं है। वो इतना डेंस होता है, इतना गहना होता है कि पिघल के तो फिर भी नहीं चलेगा वो। अब वो जब पिघल के नहीं चलेगा तो वो एक जगह सॉलिड ही रहता है। लोहे को ठोक ठोक के ही क्या है, शेप देना पड़ता है। जैसे मान लो कि आप हो तो आपको ठोक ठोक के ही पढ़ाना पड़ेगा, अपने आप तो पढ़ने वाले नहीं हो। तो वैसे ही लोहा क्या है, उसको ठोक ठोक के शेप देना पड़ता है। निकल उससे भी ज्यादा गहन है। तो यहां तापमान जितना मर्जी हो, ये पिघल के तो चलेगा नहीं, वेस्कोसिटी तो तरलता तो दिखाएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा आंतरिक कोर कैसा होता है, ठोस होता है। आंतरिक कोर कैसा होगा, ठोस होगा, ये अच्छे से ध्यान रखना है। आंतरिक कोर कैसा होता है जी, ठोस होता है। और इस आंतरिक कोर को, नाम तो ये रहा इसका आंतरिक कोर, इसको आप नाइफ लेयर भी बोल देते हैं। नाइफ लेयर क्यों बोलते हैं, निकिल प्लस आयरन से बना हुआ है। इसको एक साथ पढ़ के देखो तो क्या पढ़ा जाएगा, है ना, नाइफ लेयर पढ़ा जाएगा, नाइफ पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नाइफ लेयर बोल देते हैं। तो मोटी मोटी स्टूडेंट्स ये बात है कि आपकी धरती का संगठन इस प्रकार का है। अब एक बात थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आगे वाली बात समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो बीच वाला भाग है ये कैसा है, इसे नीचे वाला सॉलिड। ये दो परतें कैसी है, लिक्विड है बीच वाले। कौन कौन सी, एक तो आंतरिक धात्विक परत, एक बाह्य कोर। ये दोनों कैसे हैं, लिक्विड। अंदर के अंदर ठोस, फिर लिक्विड। फिर ये ऊपर वाली दोनों परतें कैसी है, जिसको आपने भूपपड़ी और बाह्य धात्विक, ये भी कैसी है, सॉलिड। तो धरती में 3 लेयर हो गई, पहले ठोस, फिर तरल, फिर वापस क्या है, ठोस। ये दिमाग में रहेगी तो आगे वाली बातें बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहले की बात। अब अपनी बात करें नेक्स्ट,
चलिए, ये धरती में आपकी 3 परतें बन गई। धरती में कौन कौन सी परत? अंदर ही अंदर क्या है? ठोस। फिर बाहर क्या है? ठोस। इधर लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं ठोस। और बीच वाली जो परत है वो कैसी है? तरल। इसका तापमान कितना है? 3000 से 5000। जो आपने पीछे पढ़ा बस उसको मैंने यहां शॉर्ट में ले लिया। यहां पे सब कुछ क्या मिल रहा है आपको? तरल देखने को मिल रहा है, लिक्विड देखने को मिल रहा है। अब हमने एक अवधारणा जिसको माना, वो दोबारा देखो क्या है। धरती एक सूर्य का टुकड़ा है जो करोड़ों वर्षों में कुछ ठंडा हुआ है। धरती सूर्य का टुकड़ा है, सूर्य से अलग हुआ, ये ठंडा हुआ। कोई भी चीज है गर्म करोगे, सॉरी ठंडी करोगे, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि ये पानी, ये मान लो कि कोई चीज है, इसको ठंडा करोगे तो सबसे पहले बाहर से ठंडा होगा, अंदर से बाद में ठंडा होगा। तो धरती भी सबसे पहले बाहर से ठंडी हुई है। तो ये जो ठोस हुआ है ना, ये तरल ही था कोई टाइम, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है? ठंडा हुआ। तो एक साथ तो ठंडा हुआ नहीं, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो इसकी परतें बनती गई ऐसे धरती में। धरती में ऐसे परतें होती है इनकी। ये परतों में क्या होता गया? ठंडा होता गया। ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, सिकुड़ता है तो बीच में कुछ जगह खाली भी रह गई, है ना, बीच में, है ना, खोखलापन रह गया। हमारे इधर थोत बोल देते हैं, कुल मिला के बात है जी, थोत रह गई, है ना, खोखलापन है वो रह गया। ये जो परतें हैं ना, इनको प्लूटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटेन। नीचे अभी क्या है? तरल जो है ना वो ठंडा हुआ नहीं। इस नीचे वाले जो तरल को है ना वो आप मेग्मा बोलते हैं। इस तरल को आप क्या बोलते हैं जी? मेग्मा बोलते हैं। इस तरल को आप क्या बोलते हैं? मेग्मा है वो बोलते हैं, समझिएगा आप, इसको मेग्मा बोलते हैं। बाहर सॉलिड है, ये गर्म है, बहुत गर्म है। जिसमें गर्मी होती है वो आपे से बाहर रहता है हमेशा। जिसमें गर्मी होती है वो जनरली क्या है? आपे से बाहर रहता है। मार दूंगा, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो होता है ना आपे से बाहर, जो गर्म स्वभाव का है। तो ये तरल भी क्या है? गर्म स्वभाव का है। ये भी आपे से बाहर रहने की कोशिश में है। जैसे दूध को गर्म करते तो ऊपर उठता है, उफनता है, ठंडा तो नहीं। पानी गर्म करते तो वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। तो ये भी क्या है? गर्म होता है। इसका कारण है, जब कोई गर्म होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो ये मेग्मा ना, इसमें बड़ा प्रेशर है क्योंकि ये गर्म है, मतलब इसका आयतन लगातार बढ़ रहा है, मतलब इसे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेग्मा उफनेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब ये जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये बीच में खाली जगह उनमें फंस जाता है। अब खाली जगह फंस जाएगा तो ये तो बाहर तो ठोस था, ये धीरे धीरे क्या है? ठंडा हो जाएगा। और कई बार ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा। जब ये बाहर निकल जाता है तब आप उसे ज्वालामुखी का फटना बोलते हैं। वोल्केनिक इरप्शन। तो ये ज्वालामुखी, ये बाहर जो मेग्मा गया है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ये भी चट्टान बना लेगा। और जो अंदर प्लूटेन्स में फंसा है वो भी धीरे धीरे ठंडा होके क्या है? चट्टान बना लेगा, मतलब चट्टाने बना लेगा ना, रॉक्स बना लेगा। अगर ज्वालामुखी के फटने से मेग्मा बाहर गया और वहां चट्टान बन गई, बाहर चट्टान बन गई, तो बाह्य चट्टान है। बाह्य चट्टान को आप ज्वालामुखी चट्टान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्वालामुखी चट्टान है वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से। और ये अगर अंदर जमा हो गया तो आप इसे आंतरिक चट्टान बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसे? आंतरिक चट्टान। धरती पर सबसे पहले इसी प्रकार से चट्टानें बनेगी। आंतरिक चट्टान को आप प्लूटेनिक चट्टान भी बोलेंगे। प्लूटेनिक, क्या बोल देंगे आप इसे? प्लूटेनिक चट्टान बोल देंगे। क्या बोल दिया जाएगा? प्लूटेनिक चट्टान है वो बोल दिया जाएगा। ठीक है। अब धरती पर सबसे पहले इसी प्रकार से चट्टानें बनती है, तो धरती पर सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, इसलिए आप इसे प्राथमिक चट्टान शब्द भी दे देंगे। प्राथमिक चट्टान बोल सकते हैं, अंग्रेजी में प्राइमरी रॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आप इसे? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान है वो बोलते हैं। अब ये मेग्मा के जमने से बनी है। जो मेग्मा के जमने से बनती है वो प्राइमरी रॉक है, प्राथमिक चट्टान है।
और मेग्मा आग के समान है, आग ही है। और आग को लैटिन भाषा में इग्नस कहते हैं। इग्निस रॉक। आपसे पूछ ले इग्निस शब्द कौन सी भाषा का है, तो आप बोलोगे लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। जो इग्निस रॉक है इसको आप हिंदी में आग्नेय चट्टान, आग के जमने से बनी है एक तरह से। अब आपसे पूछ ले कि मेग्मा के जमने से, मेग्मा जब बाहर आ जाता है ना तब आप इस मेग्मा को लावा भी बोल सकते हैं। मेग्मा अथवा लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसे कौन सी चट्टान बोलोगे? आग्नेय चट्टान या प्राइमरी रॉक्स। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी है जी? आंतरिक का है, जिसको आप प्लूटेनिक रॉक्स बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है जी ग्रेनाइट, है ना। आंतरिक चट्टान का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो कौन सा है? ग्रेनाइट। रट देना इस एग्जाम्पल को तो, है ना। बाकी एग्जाम्पल भी हमें याद रखने हैं। गेब्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखना है। डायोराइट। ग्रेनाइट के बाद दूसरा जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? डायोराइट याद रखना है। और तीसरा है, चौथा है ग्रेनोडियोराइट। ये भाई आपके क्या है? आंतरिक चट्टान के एग्जाम्पल है। और इसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो कौन सा है? सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो आपका है ग्रेनाइट। इसी प्रकार से जो बाह्य चट्टाने हैं इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो कौन सा है जी? बेसाल्ट है। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट है, ठीक है। उसके अलावा एंडेसाइट है, डायोसाइट है, रायोलाइट है। ठीक है। तो प्राथमिक चट्टानें जमने के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो बाह्य चट्टान होती है और दूसरी कौन सी होती है जी? आंतरिक चट्टान होती है। प्राथमिक चट्टान आप किसे बोलेंगे? जो मेग्मा के जमने से बनती है। जो मेग्मा के जमने से बनती है, लावा के जमने से बनती है, वो कौन सी है? प्राइमरी रॉक। और धरती पर सबसे ज्यादा यही चट्टानें हैं। धरती पर, पृथ्वी पर 60 से 65% ये ही पाई जाती है। जितनी चट्टानें हैं उसका 60 से 65% आपको कौन सा देखने को मिलेगा? इग्निस रॉक ही देखने को मिलेगा। और धरती पर सबसे पहले चट्टानें यही आती है। अब देखो, अगर अपने इनके गुणों की बात की जाए, है ना भाई, जो आग्नेय चट्टान है इनके गुणों की बात की जाए तो ये मेग्मा के जमने से बनती है। किससे जमती है भाई? मेग्मा के जमने से बनती है। मेग्मा के जमने से बनती है। ऐसा थोड़ी एक कण इधर से आ गया, एक कण इधर से आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब लिक्विड है वो एक जगह जम गया, तो इसमें कोई कण होता ही नहीं है, कण अनुपस्थित होते हैं। कण नहीं है तो कणों के आपस में पास पास पड़े रहने से ही क्या होता है? रंध्र बनते हैं, बीच में खाली जगह रह जाती है। जब इसमें कण ही नहीं है, लिक्विड एक साथ जमा है, तो रंध्र भी नहीं होंगे, तो कण व रंध्र अनुपस्थित होते हैं इसमें। आप देखिएगा 4-5 टॉपिक हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा कि यार हमें तो सारी कहानी समझ में आ गई, मिट्टी कैसे बनती है। तो ये कण व रंध्र है, इसमें क्या होंगे जी? अनुपस्थित होते हैं। रंध्र नहीं है तो पारगम्यता होगी क्या? हवा या पानी घुसेगा इसमें? नहीं घुसेगा, पारगम्यता नहीं होती। अब कण रंध्र नहीं है, नहीं इसमें परतें हैं, क्योंकि पूरा लिक्विड एक साथ जमा है जिसमें कोई कण नहीं होता, रंध्र नहीं होता, परतें नहीं होती, जोड़ नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय। तो ये क्रिस्टलीय चट्टानें। कैसी चट्टानें हैं जी? ये क्रिस्टलीय चट्टानें होती। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है इसका मतलब कठोर है, मजबूत है। कठोर या मजबूत होती है, ठीक है। उसके अलावा भाई ये मेग्मा के जमने से बनी है। आप सोचो
कि इतने गर्म चीज के अंदर कोई जीव पैदा हुआ नहीं हुआ। तो इन चट्टानों में कोई जीव और जीव का अवशेष नहीं होता है, जीव और जीव का अवशेष नहीं होता, इसका मतलब जीवाश्म। जीवाश्म मतलब कार्बनिक पदार्थ, तो आप जीवाश्म बोल सकते हैं या कार्बनिक पदार्थ। तो जीवाश्म व कार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। जीवाश्म व कार्बनिक पदार्थ क्या होता है जी, इसके अंदर अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है। जीवाश्म व कार्बनिक पदार्थ है वो अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है। हो कैसे सकता है? मेघमा में कोई जीव थोड़ी पनप जाएगा, सीधी सी बात है, कोई नहीं पनपेगा इसमें। वो अपने जय हनुमान और नाटक देखते थे, उसमें वो पताल लोक में रहते थे। पताल लोक का मतलब मेघमा नहीं है, पताल लोक का मतलब होता है पानी में घर। और पानी में घर हो सकता है, आज पनडुब्बियां हो सकती है, तो पहले पानी में घर भी हो सकता था भाई। आज क्या है, वायुयान हो सकते हैं, तो रावण के पास उड़न खटोला हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, जीवाश्म व कार्बनिक पदार्थ इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये इस चट्टान के गुण होते हैं। अब एक होता है खनिज। देखो खनिज क्या होता है। तत्व तो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये है। तो तत्वों का संगठन खनिज कहलाता है। खनिज चट्टानों के अवयव होते हैं, खनिज चट्टानों के अवयव होते हैं। यानी कहने का मतलब खनिज है ना, उन्हीं के जुड़ने से चट्टान बनती है। अब ये जो खनिज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज का मतलब होता है प्राइमरी मिनरल्स, है ना। प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज कौन सा होगा? जो धरती पर सबसे पहली बार आएगा और अपने उद्गम के रूप में ही होगा, यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। जिस अवस्था में आया उसी अवस्था में जब तक बना रहता है तब तक प्राथमिक खनिज है। जब तक उसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है, यानी केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता है, रासायनिक विखंडन नहीं होता है, या रासायनिक डिकम्पोजिशन यानी रासायनिक अपघटन नहीं होता, यानी रासायनिक रूप से जब तक वो बदलाव नहीं करेगा तब तक प्राथमिक खनिज है। टुकड़े हो जाए, भौतिक विभाजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये लोहा है, तो इसके दो टुकड़े कर दें फिर भी हम उसको लोहा ही बोलेंगे, चार कर दें तो भी लोहा। लेकिन इस लोहे में कार्बन डाल दें, मैग्नीज डाल दें, तो ये स्टील बन जाएगा। तो रासायनिक बदलाव हो गया ना। तो जब तक कोई धरती पर आया हुआ खनिज, सबसे पहली बार जो खनिज आता है, और उसके रासायनिक रूप से जब तक बदलाव नहीं होता तब तक वो प्राथमिक खनिज होता है। धरती पर उत्पन्न, धरती पर सबसे पहले खनिज जिस रूप में उत्पन्न होते हैं, यदि उसी रूप में रहते हैं तो उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। तो उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। जब तक उसी रूप में है तब तक क्या कहलाएंगे? प्राथमिक खनिज है वो कहलाएंगे। आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूं। दूसरे होते हैं द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज जब प्राथमिक खनिजों का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है, तो उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं।
यानी प्राथमिक खनिजों का रासायनिक बदलाव हो गया तो वो सेकेंडरी मिनरल्स कहलाएगा, द्वितीय खनिज कहलाएगा। सेकेंडरी मिनरल्स है वो कहलाएगा। अब आप सोचिए कि जो आग्नेय चट्टान है, आप सोचिए कि जो आग्नेय चट्टान है उसमें तो धरती में सबसे पहली बार क्या आया है? लावा आया है। धरती में सबसे पहली बार सतह पे क्या है? धरती से अंदर से बाहर की तरफ पहली बार लाया हुआ, यानी इसमें जो भी खनिज आए वो सबसे पहली बार आए। अभी तक उसी रूप में, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक चट्टानें बनी हुई है उनकी, बस वो ठंडे हुए हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुआ। तो आग्नेय चट्टान में जो भी खनिज आएगा वो हमेशा प्राथमिक होगा। तो आग्नेय चट्टान में हमेशा प्राथमिक खनिज होते हैं, है ना, प्राथमिक खनिज पाए जाते हैं। अब आप सोचो, जब चट्टानों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पीछे बचेगा कितना? 15 मिनट का ही टॉपिक बचेगा भाई। पेट्रोलॉजी ये होती है, पेट्रोजेनेसिस ये होती है ना, आग्नेय चट्टान का एक वर्गीकरण है वो बचेगा, और कुछ तो बचेगा नहीं। और तो सारी बातें आप लोगों ने यहां कर ली है, कर ली या नहीं कर ली है? तो हम मिट्टी का निर्माण की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन मिट्टी के निर्माण उद्गम की बात कर रहे हैं, पेडोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी मृदा निर्माण के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो उसमें सारी चीजें जोड़ के चल रहे हैं, कोई हम फालतू की बकवास या एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं। ये सब वो चीजें होगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। तो हम सॉइल तक पहुंच रहे, भाई मिट्टी क्या है, उस मिट्टी तक हमें पहुंचने के लिए हमें क्या है, इन सब बातों की जो बात है वो करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें। अब देखो, जो आपकी प्राथमिक चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है, जो आपकी प्राथमिक चट्टान है या आग्नेय चट्टान है, इस पे भौतिक प्रभाव पड़ेगा। भौतिक, जैसे गर्मियां पड़ रही है, अभी चट्टानें फैल रही है, दरारें, मतलब चट्टानें फैल रही है। अब सर्दियां पड़ेगी तो सिकुड़ेगी, तो दरारें आ जाएगी, टूटना स्टार्ट होगी ना। उसके अलावा जैसे ओलावृष्टि होती है तो ओले पड़ते हैं तो चोट लगती है, बारिश की बूंदें पड़ती है तो चोट लगती है, फिर वो पानी बहने लगता है तो रगड़ लगती है, तो ऐसे चट्टानें टूटती है, वो भौतिक प्रभाव है। इसके अलावा जैविक प्रभाव, जैसे जंतु है वो चट्टानों के ऊपर चलते हैं, चट्टानें टूटती है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं वो चट्टानों के अंदर अपने क्या है, सुरंग बनाते हैं, यानी अपना घर बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, बिल बोल देते हैं, बिल बनाते हैं, तो वो चट्टानें तोड़ते हैं, तो वो जैविक प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव क्या है? जैसे चट्टानों में पानी की क्रिया हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर पानी जल भराव पूरा हो जाता है तो रिडक्शन अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है तो कार्बोनेशन हो रहा है, तो वो रासायनिक प्रभाव है। तो भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रभाव से चट्टानें टूटेगी भाई। और चट्टान टूट कर परिवहन करती है। चट्टान टूट कर क्या करती है जी? परिवहन करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करती है। चट्टान टूटकर परिवहन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, और फिर दूसरी जगह जाकर जमा होगी, तो फिर वो अगली चट्टान बना लेगी, फिर दूसरी जगह जाकर जमा होगी, टूटेगी, टूटकर परिवहन करेगी, और फिर दूसरी जगह जाकर नई चट्टान बना लेगी। चलिए, नहीं ये भी ठीक है, कोई नया कलर देख। यहां चट्टान क्या करेगी? एक नई चट्टान बना ली। अब ये परतों में बनेगी। क्यों बनेगी भाई परतों में? क्योंकि एक दिन में सारा मामला थोड़ी आने वाला है, यहां पे टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे बनती जाएगी। तो ये परतों में बन रही है, तो आप इसे परतदार चट्टान बोल देंगे, या फिर आप इसे प्लेटी रॉक है वो बोल देंगे। क्या बोल देंगे? परतदार चट्टान बोल देंगे, या फिर आप इसे क्या बोल देंगे? प्लेटी रॉक है वो बोल देंगे। परतदार चट्टान या फिर आप इसे प्लेटी रॉक। बन किससे रही है? प्राथमिक चट्टान के टूटने से बन रही है। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप इसे और क्या बोल सकते हैं? ये यहां पे अपने गैप सेकेंडरी रॉक बोल, सेकेंडरी रॉक प्राथमिक से बन रही है, प्राथमिक के टूटने से, तो हम इसको क्या बोल देंगे जी? द्वितीयक चट्टान बोल देंगे। क्या बोल दोगे आप इसे? द्वितीयक चट्टान है वो बोल दोगे। किसी चीज का जमना, है ना, सर्दियों में नहीं नहाते हो तो कानों के पीछे मेल जम जाए, है ना, कहीं कचरा पड़ा उसको नहीं उठाते हो तो वो जम जाता है। तो जमने को तलछट का जमना या अवसाद का जमना कहते हैं, या सेडिमेंशन कहते हैं। तो आप इसे अवसादी चट्टान कहेंगे। क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान बोलते हैं। अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक।
क्या बोलते हैं जी, सेडिमेंट्री रॉक है वो बोला जाता है। क्या बोलेंगे अपने इसे, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये टूट के यहां पर परिवहन करेगी, तो परिवहन करेगी, वो परिवहन किस किस के साथ करेगी भाई, परिवहन है वो किस किस के साथ करेगी, अगर वो बहते हुए पानी के साथ, बहते जल के साथ परिवहन करती है। देखो यहां पे एक बाउंड्री लाइन बढ़ा देता हूं, जिससे आपके ये रहे कि ये बात इससे ऊपर ऊपर वाली आग्नेय चट्टान से की गई है ना, आग्नेय चट्टान से नहीं, आग्नेय चट्टान के लिए की गई है। अगर बहते जल के साथ परिवहन होता है, जैसे नदी के जल के साथ पानी, नदी का बहता हुआ पानी, नहर का बहता हुआ पानी, नालों का बहता हुआ, यानी बहते हुए जल के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रनिंग वाटर के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। बहते हुए जल के साथ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको एलुवियम कहेंगे। तब आप उसे क्या बोलेंगे, एलुवियम। और वैसे भी आप जानते हैं कि पानी के साथ कोई चीज बहते हुए पानी के साथ अगर आती है तो उसको एलुवियल बोलते हैं, तो यहां उसी से एलुवियम शब्द है। जैसे एलुवियल सॉइल कौन सी है, जो पानी के साथ बहकर आई हुई है। अगर ये हवा के साथ उड़कर आती है, ये बहते हुए पानी के साथ है, ध्यान रखिएगा। बहते पानी का मतलब क्या होता है, नदी का पानी, नहर का पानी, नालों का पानी, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। हवा के साथ अगर मिट्टी, ये जो चट्टानों का मटेरियल ये टूट के दूसरी जगह आता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, एओलाइन। क्या बोल देते हैं जी इसको आप, एओलाइन। हवा के साथ अगर मटेरियल उठ गया था, ये चट्टान टूटती है और टूट के पानी के साथ बहकर यहां आ सकती है, हवा के साथ आ सकती है, पड़ी पड़ी जमती जाएगी और नई चट्टान बनती जाएगी। नई चट्टान है वो क्या है आपकी, बनती जाएगी। अगर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण मूव करती है, अब गुरुत्वाकर्षण के कारण कैसे मूव करेगी भाई, कर लेते हैं बात कैसे करेगी। जैसे ये चट्टान है, ये यहां से टूटी तो ये लुढ़क के नीचे आएगी ना, तो किसके कारण लुढ़क के आई है, गुरुत्वाकर्षण के, तो आप इसे कोल्यूवियम कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे, कोल्यूवियम कहते हैं। तब आप क्या बोलेंगे इसको, कोल्यूवियम। समुद्र की लहरें हैं, उनके साथ पानी वो मतलब मटेरियल है, यानी ये जो पेरेंट मटेरियल है, ये अगर ट्रांसपोर्ट होता है समुद्र के पानी के साथ, समुद्र की लहरों के साथ, समुद्र की लहरों के साथ अगर होता है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, मेराइन, मोराइन बोल देते। क्या बोल देते हैं, मोराइन बोल देते हैं। झील का पानी कम मूवमेंट करता है, उसके साथ अगर आती है, झील का पानी है अगर उसके साथ मूवमेंट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं समुद्र का पानी है तो मोराइन, और अगर झील के पानी के साथ बात करें तो ल्यूक्स्ट्राइन। क्या बोल दिया जाएगा, ल्यूक्स्ट्राइन। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या है, याद रखना है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों से क्या है पूछा गया था, कुछ दिन पहले का मतलब क्या है कि पीछे यूपीपीएससी का जो एग्जाम था ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था, और उसको आप आउटवॉश बोलते हैं, आउटवॉश। आउटवॉश क्या होता है, आउटवॉश जो होता है ग्लेशियर पिघलते हैं और उस पानी के साथ जो मूवमेंट करता है, यानी ग्लेशियर के पिघलते हुए, यहां पे गौर करना है, इधर लिखते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, आउटवॉश। और एक होता है ग्लेशियल, यहां भी नहीं आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। एक होता है आउटवॉश और एक होता है ग्लेशियल। ग्लेशियल क्या होता है, मान लो ग्लेशियर टूटा है ना, बर्फ टूटी और बर्फ लुढ़कती जा रही है, तो वो बर्फ लुढ़कती जा रही है, उसके साथ चट्टान टूट के जा रही है, जो पेरेंट मटेरियल है वो टूट के जा रहा है, पेत्रक पदार्थ क्या होता है बात करेंगे, वो टूट के जा रहा है, बर्फ के साथ ही टूट के जा रहा है, तो वो ग्लेशियल है। ग्लेशियर्स के साथ परिवहन जो होता है ना। आउटवॉश क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने से जो जल
बहता है उसके साथ परिवहन, उसके साथ परिवहन, ये धीरे धीरे बहेगा और इसके साथ ये रनिंग वाटर है, ये फ्लोइंग वाटर है ना, ये तेज बहता है, ये धीमे बहता है, ये सीधा पानी है, ये ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी है, तो ये आउटवॉश होता है और ये ग्लेशियल होता है। तो देखो भाई, प्राइमरी चट्टान टूटेगी, भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रभावों से टूटेगी। हम चट्टानों का अब से पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे कि भौतिक प्रभाव क्या होता है, जैविक क्या होता है, रासायनिक। उससे फिर ये परिवहन करके दूसरी जगह आकर क्या होगी, जमा होगी, दूसरी जगह आकर क्या होगी, सेटल होगी, जमा होगी, है ना, यहां जमा हो गई, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, अवसादी। लेकिन ये परिवहन किसके कारण हुआ जी? ये परिवहन जल के साथ हो सकता है, हवा के साथ हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण के साथ हो सकता है, समुद्र के साथ हो, समुद्री लहरों के साथ हो सकता है, झील के पानी के साथ हो सकता है, ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से हो सकता है, और ग्लेशियर के साथ ये परिवहन हो सकता है। तब इनको किन नामों से जाना जाएगा वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब देखो अवसादी चट्टान, समझने की कोशिश करिएगा। अवसादी चट्टान यहां से टूटी तो ऐसे कोई बड़े बड़े टुकड़े टूट के थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन, छोटे ही होते हैं टुकड़े, तो वो क्या परिवहन कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कण होते हैं। अवसादी चट्टान में कण होगा हमेशा, आग्नेय में नहीं था। जब इसमें कण होगा तो रंध्र भी होंगे, तो इसमें कण भी होता है, रंध्र भी होते हैं। कण और रंध्र होते हैं, इसका मतलब जोड़ नहीं, जोड़ होता है, ऐसा नहीं है कि जोड़ नहीं होगा, जोड़ होता है। तो जोड़ होता है, इसका मतलब क्रिस्टलीय नहीं है। तो इसमें कण होते हैं, रंध्र होते हैं, और ये क्रिस्टलीय नहीं होती है। रंध्र होंगे तो पानी भी अंदर जाएगा, हवा भी जाएगी, ये पारगम्य में होती है। कैसी होती है, पारगम्य। अब सोचो जब ये जम रही थी तो ये तो ठंडा मटेरियल है, पहले से चट्टान है, ठंडी हो चुकी है, उसी के टुकड़े टूट टूट के आ रहे हैं। तो बीच बीच में पौधे उगते रहे, तो इनको खाने वाले जंतु भी आते रहे। ये पौधे इसी में जम गए हैं, मतलब ये पौधे जब भाई जीवन पूरा हो जाएगा तो यहीं जमा हो गए हैं। तो पौधे वगैरह यहीं जमा, कोई जंतु का एक्सक्रीट मल वगैरह वो यहीं पे, जो जंतु मर गए वो इसी के अंदर जमा होते गए। कुल मिला के इसमें कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म होता है। कुल मिला के इसमें कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म होता है। तो अब देखो, इसमें आग्नेय चट्टान के जस्ट विपरीत गुण होते हैं। आग्नेय चट्टान में कण होते हैं, आग्नेय चट्टान में कण नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। आग्नेय चट्टान में रंध्र नहीं होते हैं, इसमें रंध्र होते हैं। आग्नेय चट्टान में पारगम्यता नहीं होती है, इसमें होती है। इसमें पानी और हवा दोनों ही पार होंगे। आग्नेय क्रिस्टलीय होती है, ये नॉन क्रिस्टलीय होती है। आग्नेय क्रिस्टलीय होने का कारण कठोर व मजबूत होती है, ये आग्नेय की तुलना से क्या है, कम कठोर और कम मजबूत होती है। आग्नेय में जीवाश्म यानी कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन अवसादी के अंदर क्या होता है, जीवाश्म होता है। अब बात आती है कि इसमें खनिज कौन सा होता है, वो अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये तो यहां तक की तो बात हो गई है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो धरती है उससे चट्टान कैसे बनती जा रही है। 2 प्रकार की चट्टानें होगी, 3 प्रकार की होती है। चट्टान से रिगोलित कैसे बनेगा, है ना। अब चट्टानों का बेसिक तो सारा यहां पे क्लियर हो जाएगा। चट्टान टॉपिक पढ़ना है अपने को पूरा, तो उस टॉपिक में फिर बहुत ही कम मामला बचेगा। जैसे पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं, पेट्रोलॉजी ग्रीक शब्द है, चट्टानों के निर्माण को पेट्रोजे, वो सारी चीजें बचेगी। आग्नेय चट्टान का एक क्लासिफिकेशन बचेगा, एक अवसादी का बचेगा, बाकी चट्टानें तो आप कवर कर लोगे। तो चट्टानी कैसे बनती है, चट्टान से रिगोलित कैसे बनता है, और रिगोलित से मृदा कैसे बनती है, तो हम इस बात तक पहुंचने चाहते हैं, मृदा तक। तो अभी तो हमने सबसे पहले कहा कि धरती का संगठन कैसा है, फिर उसमें एक टॉपिक आपका पूरा हो गया यानी भूपपड़ी। उसके बाद हमने यहां पे आग्नेय चट्टान के गुण और उत्पत्ति की बात कर ली, और एक आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण भी पढ़ लिया। अवसादी चट्टान जिस हिसाब से परिवहन करती है उस हिसाब से क्या कहा जाता है, अन्य नाम क्या है और इसके गुण क्या है, वो डिस्कस कर लिए। अब एक चट्टान बच गई आपकी रूपांतरित। जब चट्टान पढ़ लेंगे तो फिर वो टूट कर रिगोलित कैसे बनाती है और रिगोलित से मिट्टी कैसे बनती है, यहां तक पहुंचेंगे तो आपका बहुत सारा जो बेसिक सॉइल है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक सॉइल बहुत सारा कवर हो जाएगा। तो आगे जब टॉपिक पढ़ोगे ना, ऐसे रटना नहीं पड़ेगा जैसे आपको रटाया जाता है, वो खेल नहीं होगा। यहां पे समझोगे और क्वेश्चन आते ही राइट पे टिक लगेगा आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां तक अभी तक हमने आज जो बात की है वो आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बनने तक की बात की है। लेकिन अवसादी में कई चीजें बाकी है। एक तो इसमें खनिज कौन सा होता है और कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, उसकी बात है वो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।